अब अगला टॉपिक है जिसका नाम है असेंट ऑफ सैप। असेंट ऑफ सैप का मतलब ये है कि वाटर और मिनरल्स का रूट से ऊपर जाना, ऊपर मूव करना, कहाँ तक, लीव्स तक, और लीव्स से ट्रांसपरेशन होगी, ये जनरेट होता रहेगा पुल, वो पानी ऊपर मूव करता बाहर मूव करता रहेगा, एवापोरेट होता रहेगा, और नीचे से पानी और मिनरल्स आते रहेंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये देखना है। तो वाटर एंड मिनरल्स पुल टूवर्ड्स लीव्स थ्रू जाइलम टिश्यू, जिसको हम क्या क्या नाम दे रहे हैं, एसेंट ऑफ सैप। इसमें 3 थ्योरी आती हैं। एक है कोहेजन टेंशन थ्योरी, दूसरी है रूट प्रेशर थ्योरी, तीसरी है इम्बाइबेशन थ्योरी। कोहेजन टेंशन थ्योरी जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एमसीक्यू में भी आती है और ज़्यादा मानी भी जाती है। पढ़ेंगे तीनों हम। सबसे पहले देखते हैं कोहेजन टेंशन थ्योरी। कोहेजन टेंशन थ्योरी, अब पहले हमने देखा कोहेजन क्या होता है, ठीक है, टेंशन क्या होता है, एडिशन क्या होता है, बट टर्मिनोलॉजीज तो देखें, फिर आगे थ्योरी को पढ़ेंगे। कोहेजन क्या है कि अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं, ये चेन लाइक कॉलम बना रहे हैं, मतलब आपस में सारे कनेक्टेड हैं एक चेन की तरह। अगर एक चेन की तरह कनेक्टेड होंगे तो ये आगे मूव करेगा, इसके साथ ये मूव करेगा, ये मूव करेगा, वरना तो ये यहाँ मूव करने लग जाए, यहाँ मूव करने लग जाए, तो वाटर की कोई डायरेक्शन ना हो, कोई वाटर मॉलिक्यूल कहाँ जाए, कोई कहाँ जाए, तो चेन इनके बनाना ज़रूरी है। तो इस जो चेन बना रहे हैं इसको हम नाम दे रहे हैं कोहेजन का। अब चेन कैसे बन रही है वो देखना है, वो हमने देखना है ऐसे कि एक बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके ज़रिए हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके ज़रिए जो है ये चेन बनी। हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, आपको पता है वाटर का फॉर्मूला H2O, ठीक है, 2 हाइड्रोजन होते हैं, एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बना रहा हूँ, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ भी ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो अब ये होता क्या है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का आपस में कनेक्शन हो, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए, तो इस बॉन्ड को हम क्या नाम दे रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी से चेन लाइक मैनर बन रहे हैं। ऐसे ही आगे वाटर मॉलिक्यूल होगा OH यहाँ बना देता हूँ, ये भी आपस में एक बॉन्ड से जुड़े हैं, डॉटेड लाइन से शो करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो ये क्या हो गया, ये आपके पास हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, दूसरा है टेंशन। टेंशन क्या होता है, प्रोवाइडेड व्हेन वाटर पुल्ड अप इन जाइलम टिश्यू। ये जाइलम टिश्यू है, वाटर ऊपर पुल कर रहे हैं, ऊपर से लीव्स हैं, लीव से वाटर एवापोरेट हो रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है, और वो जब ऊपर से पानी जा रहा है तो नीचे से जा रहा है, एक पुल जनरेट होगा, फोर्स जनरेट होगा, पानी को खींचेगा। इस पुल को हम क्या नाम दे रहे हैं, टेंशन का। फोर्स का एक्चुअली ट्रांसपायरेशन पुल है, जो ऊपर ट्रांसपायरेशन का मतलब ये लीव से पानी का निकल जाना, एवापोरेशन हो जाना, और वो वाली जो फोर्स जनरेट होगी नीचे से पानी को और खींचेगी। कैन पुल वाटर अप टू 200 मीटर, 200 मीटर तक ये वाली फोर्स जो है इतनी स्ट्रॉन्ग है, 200 मीटर तक या 600 फीट तक ये पानी को खींच सकती है, इतनी स्ट्रॉन्ग जो है ये फोर्स है। अब एक दूसरी टर्म है जिसका नाम है एडिशन। एडिशन क्या है, वाटर मॉलिक्यूल जो है सेल वॉल के साथ ढेर हो जाए। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जाइलम का वॉल है, ये जाइलम की वॉल है, जिसको हम सेल वॉल भी कह सकते हैं, जाइलम की वॉल कह लें आसानी के लिए। तो वाटर मैंने बताया एक तो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, चेन बना रहे, एक वो इस जाइलम के वॉल से भी कनेक्टेड होंगे, वॉल से कनेक्टेड होकर ऊपर जाएंगे, तो 2 फोर्सेज होंगे, एक तो वॉल के साथ कनेक्टेड होकर, एक आपस में कनेक्टेड होकर, तो आराम से ऊपर मूव कर जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल अडेयर टू सेल वॉल मेनली बाय सेलुलोज। सेल वॉल में भी कौन सा स्ट्रक्चर इसको अडेयर करके रखता है, ये सेलुलोज है, इंपॉर्टेंट के लिए, ये एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अब स्पीड क्या होती है, नॉर्मल प्लांट्स में 1 मीटर पर आवर स्पीड होती है इस मूवमेंट की, ठीक है, जो पूरी मूवमेंट हो रही है नीचे रूट से लेकर ऊपर लीव्स तक की 1 मीटर पर आवर है। और टॉल प्लांट में ज़ाहिर है लंबे प्लांट हैं, इनको थोड़ा फास्ट मूवमेंट करनी पड़ेगी, तो 8 मीटर पर आवर तक की जा सकती है। अब ट्रांसपायरेशन की अमाउंट कितनी है, मतलब 99% जो वाटर को रूट से अब्जॉर्ब होकर लीव तक लेके जाया जाता है, वो 99% ट्रांसपायर हो जाता है, लीव से एवापोरेट होता है एटमॉस्फेयर में, और 1% जो है वो प्लांट अपनी एक्टिविटीज़ में यूज़ करता है। अब इसका पूरे का मैकेनिज्म क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन होती है, जैसे ये वही है बिल्कुल, ये जैसे लीफ है, पहले डायग्राम से मैंने रफली डायग्राम स्केच की है, ये लीफ है, लीफ से पानी एवापोरेट होगा, जिसका हम नाम दे रहे हैं ट्रांसपायरेशन का। जब पानी यहाँ से निकल गया तो वो नीचे से फोर्स को जनरेट करेगा कि नीचे से पानी को लाया जाए। तो नीचे से पानी पहले कहाँ से आएगा, रूट से आएगा, रूट से ऊपर आएगा जाइलम में, जाइलम इसको लेके ऊपर आएगा, फोर्स जनरेट हो जाएगी, ये पूरा प्रोसेस है। तो ट्रांसपायरेशन से क्या हुआ, एवापोरेशन हुई वाटर फ्रॉम सरफेस ऑफ प्लांट या लीव्स आप कह लें। वाटर पोटेंशियल मेसोफिल सेल में कम हो गया। मेसोफिल सेल वो सेल होते हैं जिन्होंने फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना होता है, ये लीव के अंदर होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ, वाटर पोटेंशियल कम हो गया, दायरा पानी बाहर निकल गया, वाटर पोटेंशियल कम हो गया, तो वो एक फोर्स को जनरेट करेगा, तो पानी का ऑस्मोसिस कराएगा जाइलम टू लीव्स। ऑस्मोसिस वही वाटर के मूवमेंट को कह रहे हैं, जाइलम से वो ऊपर खींचेगा लीव की तरफ, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, जाइलम से ऊपर पानी कहाँ आ रहा है, लीव तक आ रहा है, ठीक है। और इन जाइलम क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल अटैच बाय कोहेजन एडिशन, ठीक है, कोहेजन मतलब आपस में, एडिशन मतलब जाइलम के वॉल से। सो टेंशन, और टेंशन क्या है, एक टेंशन फोर्स जनरेट हुई है, वो पुल करेगी वाटर को जाइलम में। तो ये वाली पूरी जो थ्योरी है वो है कोहेजन एडिशन थ्योरी। अब नेक्स्ट थ्योरी को देखते हैं हम। उसके बाद जो अगली थ्योरी है वो है रूट प्रेशर थ्योरी, इसके ज़रिए वाटर जो है मूव करता है। अब ये जो थ्योरी हम पढ़ेंगे, रूट प्रेशर थ्योरी है, और अगली हमारी जो थ्योरी है ये वाली इम्बाइबेशन थ्योरी, इन दोनों में यह है कि बहुत माइनर कंट्रीब्यूशन है। मेन थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है कि पुशिंग फोर्स है, मतलब पुश करती है वाटर को। उसके बाद एक्टिव होता कैसे है कि एक्टिव, जैसे ये जाइलम का सैप है, जाइलम सैप मतलब जाइलम का जो फ्लूइड है, इसमें यहाँ पर जो सेल्स मौजूद है, ये क्या करेंगे,
एक्टिव सिक्रीशन करते हैं किसकी, यहाँ पर सॉल्ट की। जब सॉल्ट की एक्टिव सिक्रीशन कर देंगे तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ऊपर भी हमने डिस्कस किया है, वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा तो वाटर साइड से यहाँ ऐड होने लग जाएगा, वाटर ऐड होगा, वाटर मूव कर जाएगा। ये बस थ्योरी है सिंपल सी। एक्टिव सिक्रीशन होती है सॉल्ट की इन जाइलम सैप, ठीक है। वाटर पोटेंशियल कम हो गया, वाटर इंटर होता है जाइलम पर, ऑस्मोसिस होता है, वाटर की मूवमेंट ऑस्मोसिस ही होगी। जब वाटर इंटर हो जाएगा, वाटर के फोर्स को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। हाइड्रो का मतलब वाटर, और वो प्रेशर लगा रहा था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बट ये तो की थ्योरी। अब ये बात है कि ये इनफ प्रेशर जनरेट नहीं करती वाटर को मूव करने के लिए, बहुत माइनर कंट्रीब्यूशन होती है। इतना प्रेशर होता है 100 से 200 किलो पास्कल इसका जो है प्रेशर की कंट्रीब्यूशन है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। हार्डली 6-7 मीटर्स तक ही ट्रैवल कर सकता है प्लांट में, से ज़्यादा नहीं। उसके बाद रूट प्रेशर जो है ये वाली थ्योरी जो है लेस इफेक्टिव इन डे टाइम में। क्यों? क्योंकि डे टाइम में हमारे पास जो हमने ऊपर पढ़ा है ये वाला हमने कोहेजन टेंशन थ्योरी जो हमने पढ़ी है ऊपर, ये जो है डे टाइम में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। मैंने अभी बताया कि मेन जो है इसका ही कंट्रीब्यूशन है। तो ये कंट्रीब्यूशन जो मेन हो गया, आपको पता है जब मेन बंदा एक्टिव हो तो जो माइनर रोल्स हैं वो खुद ही दब जाते हैं। तो ये मेन बंदा ऊपर एक्टिव है कोहेजन टेंशन थ्योरी वाला, तो ये माइनर रोल जो रूट प्रेशर थ्योरी के खुद ही दब गया। अब कंट्रीब्यूटिव फोर्स क्या है कि या तो ट्रांसपरेशन कम हो ऑलरेडी, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास कोहेजन टेंशन थ्योरी है जो हमने ये पढ़ी है, ये वाली थ्योरी ही कम काम करी हो तो ये वाली थोड़ी डोमिनेट करेगी। या दूसरा है कि छोटे प्लांट्स हों, छोटे प्लांट्स में ये वाली थ्योरी जो है अपना वाटर जो ट्रांसपरेशन का अपना रोल जो है वो अदा कर सकती है। रूट प्रेशर थ्योरी इसका रोल स्मॉल प्लांट्स में हो सकता है, ठीक है। अब एक टर्म है जो इसी से एसोसिएट करती है गटेशन, या दूसरा नाम इसका एक्सुडेशन होता है। इसमें ये होता है कि लॉस ऑफ वाटर थ्रू हाइड्रोथोर्स। ये बहुत एमसीक्यू में पूछा भी जाता है। ये ऐसे होता है, आपने देखा होगा प्लांट्स में ये वाला ऐसे जो प्लांट्स में वाटर लॉस हो रहा होता है तो इसको हम कह रहे होते हैं ये एक्चुअली है हमारे पास गटेशन। तो हाइड्रोथोर्स से ये जो पोर से निकल रहा है इसको हाइड्रोथोर्स कहते हैं, और ये वाटर सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं जो हाइड्रोथोर्स को हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। कब होगा? जब टेम्परेचर कम होगा तब ये वाला प्रोसेस हो रहा होगा। या तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मतलब क्या वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगा रहा है, तब भी ऐसे वाटर जो है प्लांट को लीव कर रहा होगा। तो ये वाली टर्म आपके जहन में होनी चाहिए, एक तो इसका नाम और ये हाइड्रोथोर्स से लीव कर रहा है। ये दो चीज़ें मेन, एटलीस्ट ये दो चीज़ें जहन में एमसीक्यू में पूछा जाता है काफ़ी। थर्ड थ्योरी आ गया हमारे पास इम्बाइबेशन थ्योरी। इम्बाइबेशन थ्योरी में ये होता है कि सेल वॉल के कंपोनेंट जो है जैसे सेलुलोज हो गया, पैक्टिन हो गया, लिग्निन हो गया, ये क्या करते हैं वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, और एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर को मूव कराएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास जो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे क्या है, जैसे आप वो स्पंज की एग्जाम्पल ले लें, वो वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और स्पंज को आप जब दोबारा दबाएंगे तो वाटर उसे लीव कर जाएगा। तो क्या होगा, वो भी एक्चुअली रिवर्सिबल प्रोसेस है। बिल्कुल ऐसे ही होता है प्लांट्स के ये वाले पार्ट, सेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर को मूव कराते हैं, पर ये रिवर्सिबल है। ये वाटर को अपने अंदर यूज़ नहीं करते बट एब्जॉर्ब करते हैं सिर्फ। और इसकी भी बहुत लिटिल कंट्रीब्यूशन, कम ही कंट्रीब्यूशन होती है। मेन कंट्रीब्यूशन कोहेजन टेंशन थ्योरी की है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इम्बाइबेशन की, कि जो सीडलिंग है, जैसे ये अगर सीड है तो सीड के अंदर से पूरे प्लांट ने ग्रो करना है तो सीड को रप्चर करा देता है। जब वाटर सीड के अंदर बढ़ जाएगा अराउंड 200 टाइम्स तो सीड क्या कर जाएगा, प्रेशर की वजह से रप्चर कर जाएगा, उससे प्लांट निकल आएगा। तो सीड को रप्चर करता है और जर्मिनेशन जो है वो करा देता है सीड की। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई है। अब एक ये हमारी थ्योरी तो एंड हो गई। अब हमने एक टर्म पढ़नी है ब्लीडिंग की। जैसे हमें ब्लीडिंग क्या होती है, हमें कोई वुंड हुआ, कोई कट लगा तो खून निकलने लग जाता है, उसको हम ब्लीडिंग कह देते हैं। तो प्लांट में भी कोई कट लगा है, वुंड हुआ, तो प्लांट से क्या होगा, सैप जो है लीव करने लग जाएगा। सैप कहाँ से आ सकता है, जाइलम का भी कंटेंट हो सकता है या फ्लोएम का भी कंटेंट हो सकता है। उसको हम कह रहे हैं जब लीव करेगा तो उसको हम नाम दे देंगे प्लांट में ब्लीडिंग हो रही है। कॉमनली स्प्रिंग में होते हैं क्योंकि प्लांट जो है स्प्रिंग में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे होते हैं, ज़्यादा ग्रोथ करेंगे तो वूंड के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। सैप अब जो निकल रहा है उसके क्या कंटेंट होते हैं अभी डिपेंड करेगा। या तो जाइलम से निकल रहा है तो यूजली ज़्यादा वाटर भी मिलेगा, अगर फ्लोएम से निकलेगा तो हमें खाना वगैरह प्लांट का मिलेगा, जैसे शुगर हो गई, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गए। तो अल्टीमेटली हमें ये भी देखना है कि जाइलम से निकल रहा है फ्लोएम से, बट यूजुअली दोनों से ही निकल रहा होता है एक साथ। तो शुगर, वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं इसका कंटेंट होते हैं। अब हमने अगला टॉपिक पढ़ना है, यहाँ पर ये टॉपिक एंड हुआ। अगला टॉपिक है ट्रांसपरेशन, का भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे भी एमसीक्यू काफ़ी पिक किए जाते हैं। पहले तो डिस्क्राइब करेंगे ट्रांसपरेशन क्या है, कि एवोपरेशन ऑफ वाटर हो प्लांट से, उसको हम नाम दे देंगे ट्रांसपरेशन का, ठीक है। सिंपल, पानी निकल रहा है प्लांट से, ट्रांसपरेशन है। अब ये रूट पर डिपेंड करती है कि कहाँ से ट्रांसपरेशन हो रही है, उसको हम वो वाला नाम दे देंगे। जैसे क्यूटिकुलर ट्रांसपरेशन ये क्यूटिकल से होगी, लेंटिकुलर ट्रांसपरेशन लेंटिकल से होगी, स्टोमेटल ट्रांसपरेशन ये स्टोमेटा से होगी। मेन यही है, अराउंड 80% रोल इसी का होता है, ठीक है। अब हम वन बाय वन देखते हैं। पहले क्यूटिकुलर ट्रांसपरेशन देखते हैं। अब मैं आपको पहले क्यूटिकल का दिखा दूँ स्ट्रक्चर। यहाँ देखें, ये जो ऊपर लेयर है एपिडर्मिस से ऊपर वाली लेयर प्लांट में, ये वाली, तो ये क्यूटिकल है ऊपर जो मैं अब मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारी ऊपर क्या है, क्यूटिकल वैक्सी लेयर होती है। ये यूजुअली वाटर
को कम ही अलाउ करती है लीव करने से, बट थोड़ा बहुत वाटर यहाँ से लीव कर सकता है। तो जो वाटर यहाँ से लीव करेगा, ट्रांसपायर करेगा, उसको हम कहें क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। और नीचे जो है यहाँ देखें, यहाँ पर ये एपिडर्मिस में यहाँ पर ये मौजूद हैं कुछ, जिसको हम नाम दे रहे हैं गार्ड सेल्स का। ये तो ये भी गार्ड सेल है, ये भी गार्ड सेल है। इनके बीच में गैप होता है जिसको हम नाम देते हैं गार्ड सेल के बीच में गैप को स्टोमेटा का। हमने स्टोमेटा का डिटेल भी पढ़नी है। पानी यूजुअली ज़्यादा तो यहाँ से लीव कर रहा होता है स्टोमेटा से, और यहाँ से लीव करेगा तो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन हो जाएगी। लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन ही होती है। प्लांट के ऊपर ऐसे कुछ निशानात आपको कभी कभी दिखने को आप बिल्कुल रिलेट कर पा रहे होंगे डायग्राम देख के। ये लेंटिकल्स होते हैं, यहाँ से भी वाटर जो है वो लीव कर रहा होता है प्लांट को, तो ये लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन हो जाएगी। तो हमने डायग्रामेटिकली देख लिया। अब देखते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन क्या हो रहा है। वाटर लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ज़्यादा वेपर्स की फॉर्म में ही होता है, और क्यूटिकुलर लेयर से लॉस हो रहा है। हम देख चुके हैं 5 से 7% ट्रांसपायरेशन होती है जो ओवरऑल ट्रांसपायरेशन क्यूटिकली, और जो एट नाइट जो है ये बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि रात के टाइम आपको पता है फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता। जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो गैसेज एक्सचेंज भी कम हो जाता है। गैसेज एक्सचेंज जो है यूजुअली ज़्यादा स्टोमेटा से होता है, क्योंकि गार्ड सेल के बीच में जो गैप था तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, तो उनका कोई रोल नहीं है। जब बंद होंगे तो वहाँ की ट्रांसपायरेशन जो मेन है मैंने बताया वो नहीं हो पाएगी, तो वो शिफ्ट हो जाएगी इसकी तरफ, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन थोड़ी बढ़ जाती है रात के टाइम। तो ये लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू लेंटिकल्स होता है। लेंटिकल मैंने अभी आपको दिखाएं 1 से 2% होती है। और लेंटिकल को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, एरेटिंग पोर्स होते हैं इन बार्क, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है, और भी गैसेज एक्सचेंज के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, और ये एवोपरेशन भी यहाँ से हो जाती है, तो उसको लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन नाम दे देते हैं। उसके बाद स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन है जो मेन है हमारे पास, मेन 80 to 85% तो यही हो रही होती है, और थ्रू स्टोमेटा होगी, और आई वुड से अराउंड 90% यही हो रही होती है। ठीक है, 80-85 नहीं, 90% के अराउंड यही हो रही होती है। और ये लीव्स में होते हैं ज़्यादा स्टोमेटा, और जो यंग स्टेम होती है, ठीक है, उसमें भी स्टोमेटा हमें मिल जाते हैं, बट मेनली लीव्स होते हैं। अब लीव 2 तरह के होते हैं, एक तो आइसोबायलैटरल और डॉर्सोवेंट्रल। आइसोबायलैटरल का मतलब ये है कि लीव अगर मैं बना रहा हूँ, इसका ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला हिस्सा है, तो दोनों एक जैसे अगर दिखें तो उसको नाम देते हैं आइसोबायलैटरल लीव। डॉर्सोवेंट्रल लीव का मतलब ये कि लीव में बना रहा हूँ, ऊपर वाला हिस्सा अलग दिखता है, नीचे वाला हिस्सा अलग दिखता है, तो इसको हम नाम देते हैं डॉर्सोवेंट्रल लीव। तो आइसोबायलैटरल लीव में दोनों सरफेसेस पे, मतलब ऊपर भी मिलते हैं हमें स्टोमेटा, नीचे भी। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम देखें, अगर इस डायग्राम में देखें तो हमें अगर आइसोबायलैटरल लीव होता तो यहाँ ऊपर भी हमें स्टोमेटा मिल रहे होते। ऊपर भी ज़्यादा एपिडर्मिस ही है, ये देखें, ये एपिडर्मिस लेयर है, ये भी एपिडर्मिस लेयर है, तो हमें नीचे यहाँ मिल रहे हैं। तो डॉर्सोवेंट्रल लीव में हमें नीचे मिलते हैं ज़्यादा, ऊपर भी मिल सकते हैं बट नीचे ज़्यादा मिलते हैं। उसके बाद आगे गार्ड सेल्स। गार्ड सेल बीन शेप सेल्स होते हैं, और डंबल शेप सेल्स भी हो सकते हैं, बट ज़्यादा बीन शेप सेल्स होते हैं, और इसमें इनके बीच का जो गैप है उसको हम नाम देते हैं स्टोमेटा का। अब मैं इसकी भी डायग्राम आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये है स्टोमेटा, ये है एक गार्ड सेल, दूसरा गार्ड सेल, इसके बीच का जो गैप होगा वो स्टोमेटा होगा। तो यहाँ पर देखें, स्टोमेटा भी ये इसमें क्लोज है स्टोमेटा, यहाँ पर स्टोमेटा ओपन है। ठीक है, तो यहाँ देखें स्टोमेटा जब ओपन है तो इसके बीच में जो गैप है पूरा, ये वाला जो गैप है, यही नाम इसको हम दे रहे हैं। ये गार्ड सेल जब ओपन है, सॉरी, इसके बीच का जो गैप है इसको हम नाम देते हैं स्टोमेटा का। तो यहीं से गैसेज एक्सचेंज और ट्रांसपायरेशन मेनली होती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक क्लोज हुआ है, गार्ड सेल जो है वो आपस में मिले हुए हैं, तो यहाँ पर स्टोमेटा क्लोज हो गया। अब क्यों क्लोज हुआ? क्योंकि यहाँ ये कंडीशन जो है, ये एक्चुअली गार्ड सेल फ्लैसिड हो गए, मतलब इनसे वाटर जो है रिमूव कर लिया गया। जब वाटर इनसे निकल गया तो ये आपस में जुड़ गए। ये क्या है, गार्ड सेल जो है टर्जिड हुए हैं, मतलब वाटर इनमें ऐड हुआ है। जब वाटर इनमें ऐड हुआ है तो क्या है, ये इनके बीच में गैप बन गया है। अच्छा भाई, अब यहाँ देखते हैं गार्ड सेल है, टर्जिड जब होंगे मतलब वाटर इनमें जाएगा तो ओपन हो जाएंगे, जब वाटर इनसे फ्लैसिड होंगे, जब वाटर इनसे निकलेगा तो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। अब वाटर क्यों जा रहा है, क्यों निकल रहा है, हमें अभी आगे डिस्कस भी करना है, बट अभी जहन में फ़िलहाल क्या रखना है आपने, जब वाटर जाएगा तो ओपन हो जाएंगे, वाटर निकलेगा तो क्लोज हो जाएंगे। अब गार्ड सेल के बारे में 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो थोड़े से इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब यहाँ पर देखें इस डायग्राम में गार्ड सेल हमें कहाँ मिल रहे हैं, इनकी आप पोजीशन लोकेट करें, मैं डायग्राम को क्लियर कर दूँ। इनकी पोजीशन लोकेट करें तो हमें कहाँ मिलेंगे, ये मिल रहे हैं एक्चुअली एपिडर्मिस में मिल रहे हैं गार्ड सेल। अब एपिडर्मिस का जो ओवरऑल जो आप समझें कि एपिडर्मिस के सेल्स का जो करैक्टर होता है वो ये होता है कि इनके अंदर क्लोरोफिल हमें नहीं मिलता, और गार्ड सेल में एक्सेप्शन आ जाती है, इसमें क्लोरोफिल हमें मिल रहा होता है। और गार्ड सेल में एक और एक्सेप्शन क्या है कि इसमें प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस नहीं मिलते। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन क्या है कि अगर ये एक सेल है प्लांट का, ये दूसरे सेल से कनेक्ट होता है, इसका साइटोप्लाज्म, तो आपस में कनेक्ट होता है। हमने पढ़ा भी था ऊपर ट्रांसपोर्ट, जब वाटर की कैसे आगे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो उन सारे प्रोसेस में प्लाज्मोडेस्मेटा मैंने आपको डायग्राम से भी दिखाया था, पिछली वीडियो में होगा। तो वो जो पूरा प्रोसेस है प्लाज्मोडेस्मेटा, ये आपस में यूजुअली प्लांट के सारे सेल आपस में कनेक्टेड होते हैं, बट इसके अलावा ये जो हमारे पास स्टोमेटा गार्ड सेल्स हैं आपस में कनेक्टेड नहीं होते। नो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन और हैव क्लोरोप्लास्ट, दोनों इंपॉर्टेंट MCQ की सूरत में आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा,
अब हमें देखना है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, मैंने ऊपर आपको बताया कि स्टोमेटा में पानी जाएगा, टर्गेट होगा तो खुल जाएगा, जब फ्लैसिड होगा पानी निकला तो बंद हो जाएगा। अब वो प्रोसेस हो कैसे रहा है वो देखना है। कैसे हो रहा है ओपनिंग क्लोजिंग, गार्ड सेल से हो रहा है देख चुके हैं। अब गार्ड सेल क्या क्या डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्ट करके अपने ओपनिंग क्लोजिंग को मेंटेन करते हैं। वो है लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर को भी डिटेक्ट करते हैं, ह्यूमिडिटी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन हो गया, ये सारी चीज़ें सेंस करते हैं गार्ड सेल। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन की थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल बताऊँ, वो ये होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर कम हो जाए, ठीक है, कम हो जाए तो यूजुअली कब होता है, यूजुअली होता है डे टाइम में। क्यों? क्योंकि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है तो ये ओपन हो जाते हैं ताकि गैसीय एक्सचेंज को किया जा सके। और नाइट के टाइम में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अभी फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रहा और रेस्पिरेशन हो रही है, और रेस्पिरेशन के ज़रिए में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, तो रात में ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं और स्टोमेटा को फिर क्लोज़ कर लिया जाता है रात के टाइम। तो ये हमारे पास होता है कार्बन डाइऑक्साइड से मेंटेन इस हिसाब से, ठीक है। और ब्लू लाइट है, ये इसका भी फोटोसिंथेसिस लेना देना है, लाइट होगी तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस होगा और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। अब स्टोमेटा के बारे में दो हाइपोथेसिस हैं, दो थ्योरीज हैं, दो बातें हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। क्या है कि स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, इससे यही देखें स्टार्च और शुगर से आपको ध्यान में आ रहा हो फोटोसिंथेसिस से कोई रिलेटेड होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। ओनली एपिडर्मल सेल, ये स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस ये कहता है, दो बातें हमने ऊपर जो पढ़ी थी वो भी इसी में आती हैं कि एपिडर्मल सेल्स में ऐसे सिर्फ ये वाले सेल्स हैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है और इनके पास प्लाज्माडेस्माटल कनेक्शन नहीं होता, हमने ऊपर भी देखा है। तो इस थ्योरी का पार्ट है ये। अलग ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सी थ्योरी का पार्ट है, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब इस थ्योरी में क्या कह रहे हैं कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो शुगर लेवल बढ़ जाता है। आपको पता है फोटोसिंथेसिस में स्टार्च बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, तो शुगर लेवल बढ़ जाता है। जब शुगर बढ़ेगी तो देखें अगर शुगर बढ़ गई तो ज़ाहिर है वाटर की क्वांटिटी, वाटर पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगा। शुगर ज़्यादा है तो अगर मैंने जैसे आपको बताया था वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व करें वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, ऐसे ही वाटर शुगर में आप अगर डिसॉल्व करें तो वाटर कम हो जाएगा, वाटर की क्वांटिटी, वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो वाटर पोटेंशियल जब कम होगा तो पानी अंदर आने लग जाएगा, सेल के एंडो ऑस्मोसिस हो जाएगी, पानी अंदर आएगा। पानी अंदर आएगा तो गार्ड सेल के अंदर भी पानी आएगा, गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, गार्ड सेल ओपन हो जाएंगे, जैसे हमने डायग्राम देखा था। तो ये हमारे पास स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस है। इसी को रिवर्स कर देंगे, स्टोमेटा कब क्लोज होंगे, शुगर लेवल कम हो जाए। शुगर लेवल कब कब कम हो सकता है, या तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, या तो शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो गया है। शुगर स्टार्च में कन्वर्ट होने का मतलब ये शुगर पानी में क्या है, सॉल्युबल है, तो पानी में सॉल्युबल होकर क्या कर रहा था पानी के वाटर पोटेंशियल को कम कर रहा था। बट स्टार्च जो है वो इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है तो पानी में डिजॉल्व नहीं हो पा रहा, तो वाटर पोटेंशियल को इफेक्ट नहीं करेगा। जब वाटर पोटेंशियल इफेक्ट नहीं होगा तो पानी कैसे आएगा अंदर, एक चीज़ हो गई। या दूसरा है कि शुगर को यूज़ कर लिया, शुगर को तोड़ के एनर्जी ले ली, इंस्पिरेशन कर ली। तो ये तीन तरीके हैं जिससे शुगर लेवल कम हो सकता है। बट ये जो है हमारे पास स्टार शुगर हाइपोथेसिस, ये एक स्लो प्रोसेस है। हम अगर ऐसे कहें कि स्टार शुगर हाइपोथेसिस आपके लिए मिनट्स में हो जाए, ऐसा नहीं है, एक इसको टाइम लग रहा है, टाइम लगेगा, शुगर से पूरा मेंटेन होगा, फोटोसिंथेसिस के साथ टाइम लगता है पूरे प्रोसेस को होने में। दूसरा प्रोसेस, दूसरी थ्योरी ये है, दूसरा हाइपोथेसिस ये है कि पोटेशियम इन्फ्लक्स। पोटेशियम इन्फ्लक्स का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, जब पोटेशियम अंदर आता है, क्यों अंदर आएगा मैं आपको अभी बताऊंगा। जब पोटेशियम सेल के अंदर आएगा तो क्या होगा, ये डे टाइम में आएगा, फोटोसिंथेसिस का एक पार्ट है, उसमें पोटेशियम अंदर आ रहा होता है। मैं बताऊंगा कब आ रहा है, अभी फिलहाल ये ध्यान में रखें, फोटोसिंथेसिस में पोटेशियम अंदर आ रहा है। जब पोटेशियम अंदर आएगा तो क्या करेगा पोटेशियम, वाटर पोटेंशियल था, वाटर के अंदर डिजॉल्व हो गया, वाटर के अंदर डिजॉल्व हो गया तो ये आयन है, आयन है तो वाटर पोटेंशियल को कम कर दिया। जब वाटर पोटेंशियल कम हुआ वही एंडोऑस्मोसिस हुई, पानी गार्ड सेल के अंदर भी गया ओपन होगा। और नाइट में ये इसका पूरा ऑपोजिट प्रोसेस होगा, ज़ाहिर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, पोटेशियम नहीं आएगा, वाटर पोटेंशियल कम नहीं होगा, एंडोऑस्मोसिस नहीं होगा और गार्ड सेल के अंदर पानी भी नहीं जाएगा। तो ये तो दो हाइपोथेसिस होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट दे दूँ पोटेशियम क्यों आ रहा है। देखिए जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो फोटोसिंथेसिस में शुगर बनना है, आपको पता है शुगर बनना है, तो शुगर कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में, और मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है मैलेट और हाइड्रोजन आयन में। हाइड्रोजन आयन H+ आयन एसिडिटी को बढ़ाता है, आपने पढ़ा भी होगा स्टमक में H+ आयन जब ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो क्या हो जाता है हमारे पास, गैस्ट्राइटिस हो जाता है। तो H+ आयन एसिडिटी बढ़ाता है। अब H+ आयन को रिमूव करना है सेल से, तो क्या होगा, ये मैं आप समझते सेल मेम्ब्रेन को प्रेजेंट करिए लाइन। तो अब यहाँ पर देखें, अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर एक पंप लगा हुआ है। ये पंप क्या है, ये पंप ऐसे है कि ये पंप हाइड्रोजन को बाहर रिमूव करेगा, बट पॉजिटिव आयन रिमूव हो गया तो पॉजिटिव और नेगेटिविटी हमने मेंटेन करने के लिए पोटेशियम हम ले आते हैं पोटेशियम को अंदर, तो पोटेशियम अंदर आ जाता है। ये सारा प्रोसेस कब हो रहा है, सारा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस में हो रहा है। शुगर बनी, शुगर ही टूटी, कन्वर्ट हुई मैलिक एसिड में, वही कन्वर्ट हुई मैलेट और H+ आयन में, तो ये सारा तो फोटोसिंथेसिस के अंदर ही हो रहा है। तो ये जो पंप है इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोजन पोटेशियम पंप का पंप। अब इसको पंप क्यों कह रहे हैं, पंप किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करे, एनर्जी को यूज़ करके काम करे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
तो एक चीज़ इससे और हमें पता चली कि जो पोटेशियम इनफ्लक्स है वो कैसे हो रहा है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। बट जो रात के टाइम होगा, रात के टाइम पोटेशियम आउटफ्लक्स होगा, वो कैसे होगा, उसके लिए कुछ ऐसा नहीं चाहिए, वो सिंपल डिफ्यूजन से भी हो जाएगा। तो पोटेशियम इनफ्लक्स का है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस ये में होना चाहिए, और हाइड्रोजन पोटेशियम पंप से हो रहा है। तो अब हम अगला टॉपिक को देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपोरेशन है, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं क्योंकि ट्रांसपोरेशन क्या तो बढ़ा रहे हैं या कम करें। इसमें हमने पढ़ने हैं 6-7 फैक्टर्स हैं, देखते हैं। सबसे पहले लाइट है। लाइट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ट्रांसपोरेशन है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? अभी हमने ऊपर देखा कि लाइट्स की मदद से क्या होगा, पोटेशियम का इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा। जब पोटेशियम का इन्फ्लक्स बढ़ेगा तो आपके पास रेट ऑफ ट्रांसपोरेशन बढ़ जाएगा। अभी हमने पूरा रिलेशन ऊपर मैंने आपको समझाया। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ट्रांसपोरेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो ट्रांसपोरेशन कम हो जाएगी। इसका रीज़न भी यही है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो पोटेशियम इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा। जब पोटेशियम इन्फ्लक्स बढ़ेगा तो आपके पास क्या हो जाएगी, ओपनिंग हो जाएगी स्टोमेटा की। यहाँ पर भी यही अपटेक जब हो रहा है पोटेशियम का तो वो ओपनिंग करा रहा है स्टोमेटा की, वो हमने पूरा प्रोसेस से भी ऊपर देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यही उल्टा कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा दें, पोटेशियम इन्फ्लक्स कम हो जाएगा और क्लोजिंग हो जाएगी स्टोमेटा की, वही है सारा। उसके बाद टेम्परेचर है। टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है, मतलब क्या कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रांसपायरेशन भी बढ़ जाएगी। एक चीज़ जो आपने यहाँ पर जहन में रखनी है कि हम जो है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को डबल कर सकते हैं। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को हम डबल कर सकते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, मैं तक ये वर्ड को सही कर लूँ। डबलिंग कैसे है कि हम हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर करके रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डबल कर सकते हैं। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट बात है ये। उसके बाद एक चीज़ और, कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो एक प्लांट को डर होता है हम सारा वाटर लूज़ कर देंगे, सारा वाटर लूज़ कर देंगे, प्लांट बिल्ड कर जाएंगे। एट 40-45 डिग्री सेल्सियस स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं टू अवॉइड एक्सेस वाटर लॉस। और ये बात मैंने यहाँ भी मेंशन की है। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि वेरी हाई टेम्परेचर पे एक हार्मोन रिलीज होता है प्लांट से, इसका नाम है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, स्टॉप कर देता है अपटेक ऑफ पोटेशियम को। जब अपटेक ऑफ पोटेशियम स्टॉप हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला फैक्टर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपोर्टेशन, मतलब क्या है कि ह्यूमिडिटी का मतलब ये है कि हवा में कितना वाटर मौजूद है। तो हवा में अगर वाटर मौजूद है, आपको पता है एक चीज़ जो है हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाती है। अगर हवा में ऑलरेडी वाटर मौजूद है तो प्लांट से हवा में क्यों जाएगा। इसके बाद अगला फैक्टर जो है वो विंड का है। विंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। जब हवा ज़्यादा होगी तो आपको पता है एवोपरेशन भी ज़्यादा हो जाती है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल है। अगर वाटर सॉइल में ज़्यादा होगा तो आपको पता है फोर्स जनरेट होगी, वाटर ऊपर आएगा। वाटर ही नहीं आ रहा प्लांट में तो एवोपरेट और ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होगी। तो ये जो 6 फैक्टर्स हैं आपके ज़हन में होने चाहिए, एमसीक्यू से डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अच्छा, इसके बाद हमने एक टर्म देखनी है जिसका नाम है ट्रांसपरेशन इज़ नेसेसरी इविल। मतलब क्या, इविल का मतलब है कि बुरी चीज़ है और बुरी चीज़ है मगर फिर भी हमें करनी पड़ेगी। यूजुअली क्या होता है, बुरी चीज़ को कोशिश करते हैं हम रुक जाएं, और ये ऐसी बुरी चीज़ है हमें करना पड़ रहा है। क्यों? अब इसके बुरी होने के भी रीज़न पड़ेंगे, क्यों करना पड़ा है वो भी रीज़न पड़ेंगे। पहले 3 रीज़न है कि क्यों करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपरेशन पुल को जनरेट करता है। जब पानी को जब ऊपर से एवोपरेट होगा, नीचे से और पुल जनरेट होगा और पानी ऊपर आएगा तो पानी की वाटर की अवेलेबिलिटी कर रहा है, जो हमने ऊपर पढ़ा भी है। उसके बाद मिनरल्स ज़ाहिर है वाटर के साथ रिजॉल्व होकर मिनरल्स आते हैं तो वाटर ऊपर आएगा तो ये मिनरल्स आएंगे। और कूलिंग इफेक्ट है, ये क्या है एक्चुअली एवोपरेशन की तरह ही है। एवोपरेशन जो होती है तो पीछे जो, जैसे अगर ये कंटेनर है, इससे वाटर की एवोपरेशन हो गई। वाटर की एवोपरेशन उन मॉलिक्यूल्स की हुई है जो जिनके पास हाई एनर्जी थी। जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल हाई एनर्जी वाले वाटर के मॉलिक्यूल लीव कर गए, पीछे लो एनर्जी वाले वाटर के मॉलिक्यूल रह गए तो लो एनर्जी से जो है टेम्परेचर भी कूलिंग इफेक्ट आ जाता है, जो वही कॉन्सेप्ट है। अब इवल क्यों है? क्योंकि इससे लॉस ऑफ वाटर होता है। अगर एक्सट्रीम लॉस ऑफ वाटर हो जाए, प्लांट जो है मुरझा जाएंगे, पत्ते विल्टिंग हो जाएगी। अगर माइल्ड हो वाटर लॉस तो प्लांट की ग्रोथ कम हो जाएगी। तो ये मसले इससे आ सकते हैं, इसलिए इसको हम इवल कह रहे हैं। अब यहाँ तक ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब अगला टॉपिक है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। मतलब क्या कि जो सॉल्यूट्स आए हैं फ्लोएम में उनको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में कैसे लेके जाएंगे, तो वो ये कॉन्सेप्ट है। अब ये कैसे होगा, पहले तो सिंपल फ्लोएम से होगा। अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम देखेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। फ्लोएम के पास सीव एलिमेंट्स होते हैं। सीव एलिमेंट्स हम एक्चुअली कहते हैं सेल ऑफ फ्लोएम को। ये अगर ये सेल कंसीडर करें, मैं रफ सी डायग्राम बनाइए, सीव एलिमेंट है, ये सेल ऑफ फ्लोएम है। जहाँ भी पढ़ा है सीव एलिमेंट का आपने जहन में लाना है कि सेल ऑफ फ्लोएम है। और इसकी सेल ऑफ फ्लोएम की कुछ करेक्टर्स होते हैं, इनके एंड्स पे पोर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं सीव एरियाज। ये सीव प्लेट्स का नाम देते हैं। ये वाले पोर जो हैं ये सीव एरियाज हैं या प्लेट्स हैं, सीव प्लेट्स हैं। ठीक है, अब जहाँ भी टाइम है सीव एरिया सीव प्लेट का अपने जहन में लाना है। हमें आगे पूरा जो मैकेनिज्म पढ़ना है उसके मैं अभी फ़िलहाल आपके लिए बेस बना रहा हूँ। इसके बाद क्या है, सीव ट्यूब है। सीव ट्यूब क्या है, सीव एलिमेंट जो हैं वो अरेंज हो जाएं कैसे,
लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट। जैसे ये है, यहाँ पर एक सेल है, यहाँ पर दूसरा सेल है फ्लोएम का, फ्लोएम सेल को सीव एलिमेंट्स कह रहे हैं, यहाँ तीसरा सेल हो, यहाँ चौथा सेल हो, तो ये लॉन्गिट्यूडनली अरेंज हुए हैं इस डायरेक्शन में, तो इसको हम नाम दे देंगे एक्चुअली सीव ट्यूब का। एक ट्यूब की नुमा स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, यहाँ पर ऐसे लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होकर ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो सीव ट्यूब का नाम दे रहे हैं। तो 3-4 टर्म हो गई, क्या कि सीव एलिमेंट है, सेल ऑफ फ्लोएम है, उसके बाद इसके एंड्स पे क्या है, कुछ गैप्स मौजूद है, इनको सीव एरिया या प्लेट्स कहते हैं, और सीव ट्यूब क्या है, ये सीव एलिमेंट जो है ये लॉन्गिट्यूडनली अरेंज हो जाए। अब एक और तरह के सेल होते हैं कंपेनियन सेल। ये वाले सेल जो हैं इसके साथ जो अटैच हैं कंपेनियन सेल। कंपेनियन का मतलब क्या है कि दोस्त हैं, इसका क्या करेंगे, इसका भला करेंगे, ये भी कंपेनियन सेल है। तो ये इसके लिए कोई ना कुछ चीज़ें फराहम करेंगे, इसकी मदद करेंगे ताकि ये फ्लोएम अपना काम कर सके। तो क्या काम करें, ईच ट्यूब मेंबर एसोसिएटेड 1 और 2 कंपेनियन सेल, मतलब क्या कि जैसे सीव एलिमेंट्स है, इसके साथ 1 या 2 सीव एलिमेंट का मतलब वही है, फ्लोएम का सेल है, इसके साथ 1 या 2 कंपेनियन सेल होंगे। जैसे मैंने 1 अटैच किया, 2 भी हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, अब प्लाज्मोडेस्माटा से कम्युनिकेट करेंगे। एक्चुअली गैप जो है जो कम्युनिकेट कर रहा है फ्लोएम का सेल और कंपेनियन सेल, इसको हम नाम दे रहे हैं प्लाज्मोडेस्माटा का। उसके बाद एक अब क्या काम कर रहे हैं फ्लोएम के सेल के लिए, ये उसको सप्लाई करें एटीपी और प्रोटीन्स को सप्लाई करें, और जो फोटोसिंथेटिक मटेरियल बन के आता है वो आता है सबसे पहले कहाँ पर, कंपेनियन सेल में। कंपेनियन सेल से यहाँ आता है, जैसे यहाँ पर मिसाल के तौर पर मेसोफिल सेल्स हैं। मेसोफिल सेल प्लांट के वो सेल है जिन्हें फोटोसिंथेसिस करना है। मेसोफिल सेल से जो फोटोसिंथेटिक मटेरियल आएगा वो आएगा पहले कंपेनियन सेल में, कंपेनियन सेल से आएगा यहाँ पर आपके पास सीव एलिमेंट में या सेल ऑफ फ्लोएम में, फिर फ्लोएम इसको आगे ट्रांसपोर्ट करेगा, वो हम आगे मैकेनिज्म दिखेंगे। तो 2-3 फंक्शन हो गया, एक तो एटीपी प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है, और फोटोसिंथेटिक मटेरियल जो है वो कंपेनियन सेल में आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है। उसके बाद कुछ और तरह के सेल्स होते हैं यहाँ पर, ये गैप्स में कुछ और तरह के सेल्स मौजूद होंगे, ठीक है, जो सपोर्टिंग फंक्शन कर रहे होंगे, जो मैं अब बना रहा हूँ। ये कौन से हो सकते हैं, पेरेन्काइमल सेल्स हो सकते हैं, स्क्लेरेनकाइमल सेल हो सकते हैं। ये वाले सेल जो है स्क्लेरेनकाइमल सेल, ये एक्चुअली हार्ड सेल्स होते हैं और टफनेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये ऐसा जितना रोल नहीं है, बट कंपेनियन सेल का मेन रोल है, जो आपको पता भी होना चाहिए। अब हम देखेंगे पैटर्न और ट्रांसपोर्ट। तो हमने बना ली बेस के क्या क्या होता है फ्लोएम में। अब फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट हो कैसे रही है, किस पैटर्न में हो रही है। हम अगर कहें कि ये अगर फ्लोएम का एक सेल है, ये फ्लोएम का दूसरा सेल है, तो हम कहें यहाँ तो ये ट्रांसपोर्ट ऊपर की डायरेक्शन में करे या नीचे की डायरेक्शन में करे, ऐसा नहीं होता। तो नॉट इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये इसका कोई डायरेक्शन मखसूस नहीं है कि इस डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम सोर्स टू सिंक की डायरेक्शन में। एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा भी गया है आपसे। सोर्स क्या है, लीफ है, ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। सोर्स का मतलब भी क्या है कि कोई चीज़ प्रोवाइड करें, तो फोटोसिंथेसिस जहाँ हो रहा है वो ग्लूकोज को, स्टार्च को प्रोवाइड करेगा, तो वो लीफ हो गया। सिंक क्या है, जहाँ पर वो जो फोटोसिंथेटिक मटेरियल यूज़ हो। तो एरियाज ऑफ मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, जहाँ पर जो फोटोसिंथेटिक मटेरियल बना, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट जो बने वो वहाँ यूज़ हो। तो वो कहाँ कहाँ यूज़ होंगे, इमेच्योर लीफ में। ऐसा लीफ है जो अभी बन रहा है, मेच्योर नहीं हो पाया अपना, उसने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं किया, उसको ग्लूकोज चाहिए, उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो वो वाला आप समझे सिंक होगा। दूसरा क्या है, टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम। रूट्स और स्टेम की टिप हैं, जैसे ये अगर मैं रूट बनाऊँ, रूट्स की ये टिप है, ठीक है, ये स्टेम बना रहा हूँ, स्टेम की टिप है, तो यहाँ पर क्या है, ये भी एक सिंक के ही काम करें, मतलब यहाँ पर इनको फूड चाहिए। अब कंपोजिशन ऑफ सैप का मतलब ये है कि जो फ्लोएम में जो चीज़ें आएंगी उनकी कंपोजिशन क्या होती है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट हो कैसे। अभी सारा हम बेसिक देख रहे हैं कि क्या क्या इससे पहले चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो हमने इसको पहले तो स्टडी कैसे किया कि हम ये अगर फ्लोएम है तो फ्लोएम के अंदर हमें कैसे पता चलेगा इसके अंदर क्या है। तो एक एफिड, एक एनिमल है, उसकी एक चोंच निकली हुई होती है, उसको हमने उसकी चोंच के ज़रिए से इसने क्या किया, इसने जो फ्लोएम का सैप है उसको क्या किया, अपने अंदर ले लिया। और ये अगर ये ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिज्म के फ्लोएम का जो सैप है इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इतने प्रेशर से इस ऑर्गेनिज्म में आया ये सैप। मैं डायग्राम थोड़ी और क्लियर करता हूँ ताकि विजुलाइज हो जाए ये चीज़। अगर ये फ्लोएम है, ठीक है, और ये हमारे पास उस ऑर्गेनिज़म की चोंच है, और ये पीछे पूरा ये ऐसे ऑर्गेनिज़म है। यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है सैप का, प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि वो इस जब ऑर्गेनिज़म अपने अंदर उस सैप को लेगा तो उसके पीछे से, उसके बैक साइड से ये ड्रॉप्स की फॉर्म में निकलने लग जाएगा इतना हाई प्रेशर से। तो ये ड्रॉप्स को हम कलेक्ट करके स्टडी कर सकते हैं इसके अंदर क्या है। तो स्टडी कैसे किया, एफिड से किया। एफिड ने क्या किया, पंचर किया सीव ट्यूब को, सीव ट्यूब कह लें, फ्लोएम कह लें, उसको पंचर किया। और ड्यू टू प्रेशर, इतना ज़्यादा प्रेशर था वहाँ पर कि जो फ्लूइड जो है वो लीव किया उसके पोस्टीरियर एंड से, उस एनिमल के पोस्टीरियर एंड से फ्लूइड ने लीव करना शुरू कर दिया। और जब हमने इसको पढ़ा तो हमें पता चला कि 75 to 90% उसके अंदर वाटर होता है, और जो रिमेनिंग जो 10 से 25% है उसके अंदर 90% सक्रोज होता है और 1% नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं। ये वाली कंपोजिशन आपको सैप की याद होनी चाहिए, कोई भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है परसेंटेज की फॉर्म में, ठीक है। अब मैकेनिज्म पे आ गए हम कि फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट हो कैसे रही, उसका मैकेनिज्म क्या है। इसकी दो थ्योरीज हैं, एक थ्योरी थी एक्टिव थ्योरी, एक पैसिव थ्योरी,
ठीक है। एक्टिव थ्योरी क्या है, एक्टिव थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया एज सच, इसमें नई रोल। जो पैसिव थ्योरी है इसको हम पढ़ते हैं, जो मेन इसको एक्सेप्ट भी किया गया और इसके MCQ भी बनते हैं। पैसिव थ्योरी में ये पहली बात ये थी कि भाई ये वाला जो ट्रांसपोर्ट हो रही है ये एक्चुअली हो रही है डिफ्यूजन के ज़रिए, बट इसको जब पढ़ा गया पता ये चला कि प्लांट में जो फ्लोएम की ट्रांसपोर्ट है उसका जो रेट है वो है 1 मीटर पर आवर, 1 मीटर पर आवर में वो डिस्टेंस कवर करता है। बट अगर सिर्फ डिफ्यूजन होती तो 1 मीटर 8 साल में कवर करता। तो इसका हमें ये मतलब पता चला कि सिर्फ डिफ्यूजन नहीं है, कोई और भी चीज़ है। तो और भी चीज़ क्या है, वो प्रेशर फ्लो थ्योरी है। प्रेशर फ्लो थ्योरी को ही एक्सेप्ट किया जाता है, इसी से MCQ बनते हैं। प्रेशर फ्लो थ्योरी कहती क्या है, फ्लो ऑफ सोल्यूशन, फ्लो में जो सोल्यूशन है वो फ्लो करता है इन सीव एलिमेंट्स। सीव एलिमेंट्स क्या आते हैं यहाँ पर हमने ऊपर पढ़ा है इसके स्ट्रक्चर में, इसलिए मैं आपको कह रहा था फ्लो के जो सेल्स हैं उसको सीव एलिमेंट्स का नाम दे रहे हैं। तो सीव एलिमेंट्स में जो सॉल्यूशन का फ्लो हो रहा है इस बाय ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट। जहाँ भी ऑस्मोटिकली का वर्ड आए वहाँ मतलब होता है वाटर। तो यहाँ पर वाटर आया और वाटर ने प्रेशर जनरेट किया, उस प्रेशर से ये फ्लूइड मूव कर रहा है सोर्स टू सिंक की तरफ। ये थ्योरी ये कह रहे थे सिंपल कि वाटर है फ्लोएम के अंदर और वाटर मूव करा रहा है पूरे फ्लूइड को फ्रॉम सोर्स टू सिंक। ठीक है। अब ये वाला स्ट्रक्चर मैंने आपको विजुलाइज डायग्राम ये वाली करानी है ताकि आप आगे बढ़ सकें। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है कि फूड सिंथेसिस होगी सोर्स में, जैसे लीफ है तो वहाँ फूड सिंथेसिस हो रही होगी। उसके बाद कुछ सेल फूड जो है कुछ सेल्स में आया था, इसको हम नाम देते हैं बंडल शीट सेल। बंडल शीट सेल, ये बंडल शीट सेल मैंने एक बना दिया, ये दूसरा बना दिया, ये तीसरा बना दिया। ठीक है। बंडल शीट के सेल के बाद कहाँ आएगा आपको पता है, हमने ऊपर अभी पढ़ा है कहाँ पर, ये बीच में यहाँ पर कंपेनियन सेल होगा। कंपेनियन सेल में आएगा। कंपेनियन सेल से फूड जो है वो आएगा फ्लोएम में। ठीक है, ये चीज़ होगी। ये हो रहा है सोर्स के लेवल पे काम। अब मैं आपको यहाँ पढ़ाता हूँ। ग्लूकोज है, ग्लूकोज को बॉडी प्लांट यूज़ कर लेता है और जो एक्सिस होता है उसको कन्वर्ट कर दिया सक्रोज में, जो कि कहें ट्रांसपोर्टेशन का फॉर्म है। अब ये भी MCQ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्लांट में किस फॉर्म में फूड ट्रांसपोर्ट होता है, तो सक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। तो उसके बाद कहाँ जाएगा फूड, सक्रोज जो है वो जाएगा बंडल शीट में, तो मैंने आपको बताया बंडल शीट सोर्स से कहाँ आ गया, बंडल शीट में आ गया। उसके बाद कहाँ जाएगा कंपेनियन सेल में। अब एक चीज़ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है बीच में, ये बंडल शीट से, यहाँ मैं लिखता हूँ बंडल शीट से कंपेनियन सेल का जो ट्रांसपोर्ट है ये बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एनर्जी यूज़ करती है यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट MCQ आपके लिए है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये प्रोसेस होता है। तो कंपेनियन सेल में आ गया। कंपेनियन सेल के बाद ये आप चला गया कहाँ पर, फ्लोएम में चला गया, आप यानी सी ट्यूब में चला गया। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर हमने पहले भी पढ़ी है कि कोई भी चीज़ हम यहाँ देखते हैं। देखें ये अगर कोई चीज़ है, अगर फ्लोएम है, फ्लोएम में सक्रोज बढ़ गया। सक्रोज क्या है एक्चुअली, ये सॉल्यूट का काम कर रहा है। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में सॉल्यूट सॉल्वेंट बहुत डिटेल में पढ़ा है। इसके साथ फ्लोएम के साथ यहाँ जाइलम भी मौजूद है, ये देखें ये रहा जाइलम। ठीक है, तो ये जाइलम जो है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वाटर होता है। जब यहाँ पर सॉल्यूट बढ़ गया तो जाइलम अपना वाटर इसके अंदर फेंकना शुरू कर देगा। तो वाटर अपना फेंकना शुरू करेगा तो वाटर क्या जनरेट कर देगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो हमने पढ़ा है ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और इसी प्रेशर से ये पूरा सैप जो है फ्लोएम के अंदर मूव करेगा। ये कॉन्सेप्ट है। तो वाटर जो है जाइलम से एंटर होकर फ्लोएम के अंदर क्रिएटिंग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब जनरेट होगा वाटर एंटर होगा तो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। तो ये MCQ क्या हो गया कि सोर्स के लेवल पे वाटर पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होता है और सिंक के लेवल पे कम होगा। मैं आपको भी समझाता हूँ। तो ये एक MCQ ये हो गया। अब मूवमेंट क्या होगी, फ्रॉम सोर्स टू सिंक ड्यू टू वाटर की हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो ये वाली थ्योरी भी आपको कह रही थी प्रेशर फ्लो थ्योरी, कि वाटर कैसे मूव कर रहा है ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। अब सी प्लेट जो है, अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं इस डायग्राम पर आपको दोबारा वापस लेके चलता हूँ। ये देखें ये सी प्लेट्स हैं जो बीच में गैप आ रहे थे। थोड़ी सी डायग्राम को मैं क्लियर कर लूँ ताकि समझना आसान हो जाए। ये जो बीच में गैप्स आ रहे थे, ये वाले जो गैप्स आ रहे थे बीच में, इसको हम नाम देते सीव एरियाज या सीव प्लेट्स या प्लेट्स कह रहे थे। ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से फ्लो करना है ना, देखिए अगर नीचे है, यहाँ पर सिंक है नीचे की तरफ, तो ये फ्लोइंग में, तो ये नीचे फ्लो करेगा सैप। तो नीचे फ्लो करने की वजह से सीव एरिया सीव प्लेट इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। अब इस रेजिस्टेंस से क्या होगा, आप इमेजिन करें कि अगर कोई पाइप है और पाइप का एक होल है, ये पाइप है, पाइप का होल है, आपने इस पाइप के आधे होल पे अपनी उंगली रख दी, तो यहाँ से इस लेवल से जो इस रीजन से पानी निकलेगा ज़्यादा प्रेशर से निकलेगा, क्योंकि पानी तो उतना ही है, अब उसको कम एरिया से निकलना है। सिमिलरली यहाँ इसने रेजिस्टेंस जनरेट की, तो रेजिस्टेंस से क्या होगा, इसका प्रेशर बढ़ गया। तो ये जो प्रेशर जनरेट करता है एक्चुअली हमारे पास सीव एरिया से सीव प्लेट जनरेट करते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है आपके लिए। तो हम थे यहाँ पर, ठीक है, हम सीव प्लेट जो है क्रिएट रेजिस्टेंस टू फ्लोइंग, रेजिस्टेंस टू फ्लो, जो फ्लो हो रहा है सैप उससे रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और अल्टीमेटली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रेजिस्टेंस की वजह से जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया सोर्स वाले रीजन पे। अब आगे सिंक वाले रीजन पे। सिंक वाले रीजन पे भी वही है, देखें जाइलम है,
ये फ्लोएम है, ये हमारे पास यहाँ पर देखेंगे बंडल सेल आ जाएंगे और यहाँ सोर्स है तो यहाँ सिंक आ जाएगा। बस ये फ़र्क है, ये बंडल सेल्स आ गए, बंडल शीट सेल, फिर सोर्स तो भी आ गया, सिंक आ गया। ठीक है, अब बात यह है कि ऊपर से यहाँ से पहले फूड यहाँ से सिंथेसाइज हुआ, सोर्स में, बंडल शीट में आया, फ्लोएम में आया और फ्लोएम में पूरा ट्रांसपोर्ट हो गया। अब फ्लोएम यहाँ पहुँच गया, नीचे फ्लोएम में फूड यहाँ पर इसी रीजन पे नीचे आते आते सिंक के रीजन पे पहुँच चुका है। डायग्राम मैंने डिसकंटिन्यूसली किया है क्योंकि मैंने बीच में सारा थ्योरी लिखनी थी। अब फ्लोएम के रीजन पे आ गया, फ्लोएम के रीजन पे क्या होगा कि अब फूड जो आया है अब इसको हमने ट्रांसपोर्ट करना है सिंक में। सिंक जैसे समझते हैं फ्रूट है, इसको हमने सिंक में भेजना है ताकि सिंक में जाए और वहाँ पर इसको यूज़ होना है, वहाँ मेटाबॉलिज्म होना है इसका। तो बीच में इसको वही लेयर्स क्रॉस करनी पड़ेंगी। बंडल शीट सेल को क्रॉस करके सक्रोज करते करते बंडल शीट सेल को क्रॉस करके बीच में कंपेनियन सेल भी आएगा और अल्टीमेटली सिंक पे पहुंच जाएगा। बट यहाँ पे एक और चीज़ क्या होगी कि वाटर को दोबारा जाइलम रीअब्जॉर्ब कर लेगा। ऊपर इसने वाटर दिया था फ्लोएम को, अब यहाँ पर रीअब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पर रीअब्जॉर्ब कर लिया तो फ्लोएम में वाटर पोटेंशियल कम हो गया। तो दो इंपॉर्टेंट MCQ हो गया कि सोर्स में वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है क्योंकि जाइलम इसको देता है, सिंक में जाइलम वापस ले लेता है तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। तो दो MCQ आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर हमारा प्लांट वाला पार्ट भी एंड होता है।